अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने का ऐलान किया है और जुनेद अकबर साहब कहते हैं कि 1 अगस्त को मीटिंग करके इस बात को तय किया जाएगा कि 5 अगस्त को मुल्क भर के अंदर किस तरीके के साथ बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी ताकि ये तहरीक मोमेंटम पकड़े और हम अपना जो सबसे बड़ा हदफ है उसको हासिल कर सकें। क्या बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आने का जो फैसला है वो ख़त्म होने के बाद, फैसला वापस होने के बाद, क्या दीगर कोई भी ऐसी हिकमत अमली हो सकती है जिसके नतीजे में 5 अगस्त को मुल्क भर के अंदर एक बड़ा एहतजाज हो, हुकूमत के लिए कोई परेशानी हो और फिर पीटीआई अपना सियासी मकसद हासिल कर सके? इस बात के किस हद तक इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि अगर बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आ ही जाते तो इससे कितना बड़ा हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सकता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक थी उसमें किस हद तक जान पैदा हो सकती थी, इस पर भी बात करेंगे। और एक मुबैना तौर के ऊपर एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें जुनेद अकबर साहब अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं और बिलखसूस वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर जब एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी की जा रही है और पार्टी के अंदर दराड़ों के अंदर दराड़ें पड़ी हुई हैं, तो क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नशोनुमा प्रोग्राम के जरिए से 22 अरब रुपए का जो प्रोग्राम का वॉल्यूम बढ़ाया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिले, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसका एक जवाब दिया है। वो जवाब किस हद तक तसल्ली बख्श है और मिफ्ता इस्माइल साहब की इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक, उनके इस कारोबार से मुतल्लिक, उनके इस मफदात के टकराव से मुतल्लिक आने वाले दिनों में हुकूमत किस फॉरम के ऊपर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुल्क भर की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी की किल्लत पैदा हो चुकी है। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, छोटे ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ताहम चीनी की दस्तियाबी और चीनी की कीमत में कमी दोनों मुमकिन होते दिखाई नहीं दे रहे। ये माजरा है क्या और मामला अल्टीमेटली हल कैसे हो सकता है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासा साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोस्तानी साहब। खेलदास कोस्तानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कोस्तानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक की अनाउंसमेंट कर रखी है और उनका बड़ा एक उम्मीदों का महवर और मरकज़ था वो कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद थी। लेकिन फिर हुकूमती वज़रा ने कुछ ऐसे बयानात दिए कि वो आए, हम उनको वेलकम करेंगे, एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो गिरफ्तारियाँ होंगी, वो गिरफ्तार होंगे तो बड़े लीडर बनेंगे। डराया धमकाया गया तो फिर उनकी वालदा परेशान हो गई और उनको मना कर दिया कि आप पाकिस्तान मत जाएं। अब वो जो तहरीक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होने की उम्मीद थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। कासिम और सलमान की आमद से आप परेशान थे कि अर्ली इतनी स्टेटमेंट दी कि अब नहीं आ पा रहे, और अब जब वो नहीं आ रहे तो हुकूमत अब कॉन्फिडेंट है कि 5 अगस्त को कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा और आप आसानी से इस जो मोमेंटम को आप हैंडल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह कि कासिम और सुलेमान के आने की जो बात की थी वो अलीमा बाजी ने वहाँ पे जेल के बाहर की थी। और आपको पता है अलीमा खान साहिबा जो भी बात करती है तो मुझे तो वो सच नज़र नहीं आता है और पार्टी भी उसको तकरीबन डिसऑन ही करती है। ना कोई ऐसा पार्टी ने कोई कंफर्मेशन की थी जो पार्टी मौजूदा क़यादत है। और मैं समझता हूँ इनका बड़ा आसरा ये था, जिनको ये कहते थे कि हम अमेरिका के गुलामी से आज़ाद दिलाएंगे, और वो जाके उधर उनके बेटों को वहाँ जाना पड़ा मजबूरन, और वहाँ से भी उनको कोई ऐसी खातिर ख्वाह जो उनका वेलकम ना पार्टी ने वहाँ की किया, पीटीआई ओवरसीज ने, ना कोई इस तरह की कोई उनको इंडिकेटर कोई मिला। वो बड़ी मायूसी है। और मैं तो आपको देखें, कासिम और सुलेमान साहब अगर आते हैं वो अपने वालिद मोहतरम से मिलने या उसके आज़ादी के लिए कोई भी इकदाम करते हैं, 2 साल पहले क्यों नहीं आए? वो उनको आना चाहिए था अपने वालिद से मिलने जेल में। किसने रोका था? हुकूमत ने तो नहीं रोका था, ना किसी कोई ऐसी बात हुई थी। तो वो 2 साल उसको याद नहीं आया। जो जिस मायूसी का, जिस बेतमादी का अपनी जमात पे इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई तहरीक नहीं चलनी है। अगर तहरीक चलनी होती तो वो इनके सीएम जाके लाहौर में ये ऐलान ना करते कि 90 दिन में हम खान को रिहा नहीं करा सके तो हम जो है सियासत छोड़ देंगे। तो ये मौजूदा जो क़यादत है या ना वो उनका नैरेटिव बन सका है, ना वो बना सकेंगे।
और तहरीकें कामयाबी कैसे हो जब बानी पीटीआई ने खुद जो भी तहरीकें जब बाहर थे चलाई थी, ना कोई हुकूमत को किसी गिरा सके थे, ना हुकूमत को कोई नुकसान दे सके थे। हाँ, इंतशार ज़रूर फैला था, पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने नुकसान देने की कोशिश की, मगर अवाम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और आज भी मैं समझता हूँ ये अगर निकलेंगे या एहतजाज की कॉल देंगे, पाकिस्तान की अवाम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। खुद अब तो इनके सपोर्टर भी इनसे नाला है, पार्टी तितर बितर हो चुकी है, पार्टी तकसीम हो चुकी है। हाँ, छोटे मोटे 200 का 100 का कहीं पे मजमुआ हो जाए, ये हजूम है इनके, इस हजूम को हुकूमत निमटना जानती है कि किस तरह हुकूमत निमटेगी। तो हमें कोई, मुझे एज ए सियासी वर्कर कोई भौचाल इनकी तरफ से नजर नहीं आता जो ये एक भौचाल उठाए। ठीक। आप कल भी मैं देख रहा था, ये सिंध के दौरे पे गए हैं, कराची से लेकर उमरकोट, ये वहाँ पे 100-200 से ज्यादा लोग, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का था, और उसमें नहीं थे। तो मतलब लोगों ने इनको मुस्तरद किया हुआ है, और इस वक्त कोई हुकूमत के लिए इनकी जो कॉल है चैलेंज नहीं है। बिल्कुल ठीक। खेलदार साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं क्लास साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्लास साहब, खेलदार साहब के अंदाज से, उनकी मालूमात से लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल रिलैक्स है और कि कोई बड़ा मसला नहीं होगा, आसानी के साथ 5 अगस्त भी गुजर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लानिंग है और अली बिन गंडापुर जो 90 दिन के अंदर वो कहते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना मैं कर पाए, इनके बानी पीटीआई को मैं रहा ना करवा पाया तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हैं और उनका अब सारा जो हिसार है 26 नवंबर के बाद जो दोबारा इमर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं वो 5 अगस्त के ऊपर है। बानी पीटीआई खुद कह रहे हैं कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा, मोमेंटम बनाएं। तो कुछ ना कुछ हिकमत अमली बना रहे हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या आप समझते हैं कि 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया अरूज शुरू हो सकता है, या रही से जो उनकी थोड़ी सी कसर हुकूमत के लिए परेशानी, वो जवाल का सफ़र शुरू होगा और पार्टी के अंदर पहले टूट फूट है और ये कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे? क्या असेसमेंट है? आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अहम आपने सवालात उठाए हैं। खेलदार साहब ने भी बड़ी 2-3 अहम बातें की हैं। इसमें एक तो ये है कि जो गंडापुर साहब से शुरू करते हैं, मुझे ये लगता है गंडापुर साहब को, आपको पता है कि उनके खिलाफ पार्टी के अंदर भी बहुत सारा एक महाज गरम है। इमरान खान साहब भी, बुशरा साहब, सारे उनके खिलाफ हैं। वो खुद उनके बड़े करीबी, ये होगा शेर अफजल मरवत जो है, वो कह चुके हैं वो टीवी शोज़ में कि गंडापुर साहब को खान साहब ने ये खुद कहा था कि मेरी बेगम साहब को दोबारा बुशरा साहब को जेल में इन्होंने गंडापुर ने उन्होंने भिजवाया है। तो उनके खिलाफ उनको हटाने की बातें भी हो चुकी हैं, मौलाना साहब की पार्टी भी कह चुकी है, सब महाज तैयार है। तो गंडापुर साहब को पता ऑडियो भी आई है बड़ी खौफनाक है, करप्शन से मुतल्लिक, इनका नाम ले रहे हैं। तो लिहाजा वो माहौल उनके खिलाफ तैयार है। तो वो अपने आप को, मेरा ख्याल है उन्होंने इतना ही टाइम खुद को दिया है कि शायद 3 महीने के अंदर ही अंदर मेरा कर्म जो है ना, अच्छा, सियासी तौर पर हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक लिंक कर दूंगा कि मेरा ख्याल है, मैं रीडिंग एनालिसिस है। बाकी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उनके पास एक जवाब बन जाएगा, कहेगा ठीक है जनाब कि मैं देखें, अगर एक तो उन्होंने 3 महीने में ना 2 काम किए हैं, बड़ी समझदारी की है गंडापुर साहब ने। एक तो 3 महीने के लिए अपने आप को पक्का कर लिया है कि उससे पहले हटाएंगे तो खान बाहर नहीं आया, मेरा कसूर नहीं है, मैं तो बाहर ले आने वाला था, आपने 3 महीने से पहले हटा दिया। 3 महीने के बाद जब तक अगर वो नहीं होता तो कह देंगे जी पार्टी मुझे हटाना चाहती है, मैं रेडी जी हटा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे खिलाफ महाज वो बना हुआ। लिहाजा दोनों सूरतों में उनकी विन विन सिचुएशन है कि उनको पहले हटाया जाता है तो भी कहेंगे मैं तो हटा रहा था, आप लोगों ने मुझे हटा दिया। 3 महीने बाद कहेंगे ठीक है जनाब कि मुझे, और उससे ज़्यादा मुमकिन है कि 5 अगस्त वाली फेलियर के बाद खान साहब मजीद डेस्परेट होकर, अगर फेलियर होती है मजीद होकर ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे। एक तो चीज़ ये है। अच्छा, इसमें दूसरी जो चीज़ है खान साहब वाली, जो उनका ट्वीट है जिसकी बात इन्होंने हमारे भाई ने भी की है, आप अपनी पार्टी के लोगों को या पार्टी वर्कर को जो आप मैसेज दे रहे हैं वो आपका वो है इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है कि आप अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ों के बारे में कह रहे हैं, मोमेंटम नहीं बन रहा। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं जो खान साहब कोशिश कर रहे हैं। खान साहब बच्चे नहीं, उन्हें भी पता है कि इस मौके पर इस तरह का ट्वीट करना, इससे पार्टी वर्कर पर क्या असर बनेगा। बेसिकली खान साहब इस प्लेइंग विक्टिम कार्ड, जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ा पॉपुलर है। हर वो लीडर, हर जमात के लीडर जो है ना खेलते हैं, इंडिया में भी खेले जाते हैं, हमारे यहाँ भी खेले जाते हैं कि ना हमारे से जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जो कि होती भी हैं। अच्छा, ये एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते, हम तीनों तो नहीं कर रहे होते, किसी न किसी के खिलाफ आपस में होती हैं। सो उसमें अपने वर्कर की एक सिंपथी लेने की भी कोशिश है कि ना आपके ये देखें मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत कर रही है, एजेंसियाँ कर रही हैं, स्टेट कर रही है, जो भी कर रही है, और मेरी लीडरशिप आपस में लड़ रही है, मुझे अकेला छोड़ दिया है और मोमेंटम नहीं बन रहा। जी बिल्कुल ठीक, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। खेलदार साहब, मैं जानना चाहूँगा, कोई भी हुकूमत वक्त हो उसके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से वसाइल होते हैं, बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सी लुक्रेटिव ऑफर्स होती हैं जो मुखालफीन को अट्रैक्ट कर सकती हैं। हम सुनते आ रहे थे अब तक कि खान जेल के अंदर बड़ी गेम डाल के बैठा हुआ, फिक्र ना करें। हम भी कहते थे शायद किसी दिन कोई सरप्राइज़ आ जाए,
लेकिन अब ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई गेम डाली हुई है कि पार्टी के अंदर पीटीआई के 2-3 धड़े बन चुके हैं, और जैसे क्लास साहब बता रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन आती कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट करे, कोई ट्वीट नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा बताएं सही, कोई हुकूमत की भी इसके अंदर काविशें हैं कि थोड़ा सा इनको आपने इंटरनली वीक कर दिए? देखें, पहली बात, खान साहब अगर आज जेल में है या जो कुछ जिस हालात में है उसकी जिम्मेवारी वो खुद उनकी खुद की है, और ये सारे हालात उन्होंने या ये पूरा रास्ता जो इख्तियार किया है वो उसने किया है। अगर पार्टी में तकसीम है वो भी खान साहब की मर्जी से है, वो उनकी आदत हमेशा रही है। जिस तरह पहले भी जहांगीर तरीन, शाह मोहम्मद कुरैशी जैसे ग्रुप बनाए हुए थे, ये सबको आ सकता है। इसी तरह इस वक्त भी जो तकसीम है, अलीमा बाजी हो, बुशरा बीबी हो, लंदन में बैठी उनकी एहलिया हो, यहाँ पे पार्टी में मुख्तलिफ धड़े हैं, ये सब कुछ सबको साथ चला रहे हैं। और ये हमेशा इमरान खान करते आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर धड़े हों, और उनके वो खुद ही एक अपने चाहता है कि मैं एक हूँ और बाकी तो किसी को समझता भी नहीं है। तो हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो रास्ता इख्तियार किया है उस रास्ते में इनको तनाई है, उसमें उस रास्ते में वो आइसोलेशन में जाएगा और कोई उनको कहीं से भी बाहर निकलने के चांसेस नहीं है। तो हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का फोकस सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ठीक करना है, वो कर रही है और किया है, उसमें डिलीवर किया है। हमने दिफाई हवाले से कामयाबी हासिल की है, हमने सिफारती हवाले से भी कामयाबी हासिल की है, और इस वक्त खित्ते में या दुनिया में पाकिस्तान एक अहम इनका रोल है पाकिस्तान का। और आप जिस तरह देख रहे हैं अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, चाइना पहले हमारा सपोर्टर रहा है, दोस्त है हमारा, बाकी दोस्त ममालिक। तो पाकिस्तान, हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ये जो अवाम के मसाइल हैं इनको हल करें, महंगाई को कम करें, जो इश्यूज हैं हम इनको एड्रेस करें। प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस उस पे है। मैं तो आपको बताऊं, कोई गुफ्तगू भी नहीं होती है हमारी पीटीआई पे, ना कभी मैं जब से वजीर बनाऊं कभी मुझे मौका नहीं मिला कि हमने बैठकर कोई इस एहतजाज को या इन बातों को डिस्कस किया हो। हमें पता है कि ये सियासी लोग नहीं है, सियासी रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे। हाँ, इनके मुफादात की जब बात आती है, जिस तरह आपने देखा कि केपीके में किस तरह वो हमारे साथ बैठे रहे, हम पे इल्जाम लगाते हैं ये जाली मैंडेट है, ये फॉर्म 47 वाले ये लाए गए हैं, ये मैंडेट नहीं है। तो किस तरह बैठ के अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम उम्मीदवारों, अपने उम्मीदवार भी और हमारे उम्मीदवार भी, सबको कामयाब करवाया। और उसी हुकूमत के साथ ये जो हम वहाँ पे अपोजिशन है उनके साथ बैठ भी गया। तो इनके जब मुफादात की बात होती है तो हमारे साथ बैठ भी जाते हैं। आज भी पार्लियामेंट के अंदर वो डे टू डे बिजनेस जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो उनकी जमात के लोग हैं जिस शक्ल में भी है। तो हमें पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज में हमारे साथ ऑन बोर्ड है। कहीं ऐसा कोई इशू आता है, 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के थ्रू वो उनकी ख्वाहिशात उस तरामी में शामिल हुई, उसमें भी ऑन बोर्ड थे। हुकूमत के लिए कब चैलेंज बने? हम तो चाहते हैं कि ये अवामी मसाइल पे सियासत करे, हमारी जो पॉलिसीज है उसमें तनकीद करे, मगर उनमें ये भी हिम्मत नहीं है कि कभी अवाम के मसाइल पे उन्होंने बात की हो। बिल्कुल ठीक। क्लास साहब, जो सिनेरियो चल रहा है, हमने कुछ पीटीआई के ऐसे अरकान हैं जो नाराज़ भी हैं, और बिलखसूस मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद और फिर 9 मई की जो केस था कोर्ट से उनके फैसले आए, तो कुछ लोग जिनके हुकूमत के सराब्ते में, जिसमें खेलदास कोस्तानी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो कुछ ना कुछ लोग, गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई अपनी चमत्कार, कोई अपनी एफर्ट्स, कोई बहुत से गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोगों के साथ तो गवर्नमेंट राब्ते में है कि जब कोई ज़रूरत पेश आए तो इसके अंदर से एक धड़ा खड़ा किया जा सके। इस मौके के ऊपर जब ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट एक इस टूल को यूटिलाइज़ कर सकती है कि पार्टी को कमज़ोर किया जाए और ये कोई मोमेंटम ना पकड़ लें, 5 अगस्त को आसपास जाके इनको ब्रेक करके रखें, इनके अंदर फूट हो, और फिर यही एक रास्ता है गवर्नमेंट के लिए कि इनको इंगेज करके रखें और फिर गवर्नमेंट अपने मामलात को आगे चलाती रहे। ये हुकूमत इस तरह की ना हमेशा बातें कहती रहती हैं कि लोग हमारे राब्ते में, अपोजिशन के लोग हमारे से राब्ते में हैं, मिले हुए हैं, हमारे साथ आते हैं। ये आपको याद होगा हर हुकूमत के दौर में हम समझते हैं जानबूझ के फिलर भी छोड़े जाते हैं ताकि जो अपोजिशन की पार्टी से जो है ना उनमें थोड़ी सी एक सेंस ऑफ डाउट आ जाए, सस्पिशन आ जाए, शक पड़ जाएगा, आप मुझे शक से देखें, मैं उसको देखूँ कि हम में से कौन है यार जो उनके साथ मिला। ये पुराने सियासी तरीके होते हैं, हर हुकूमतें करती होती हैं। इन्होंने, आपको याद होगा जब इनके इमरान खान साहब के खिलाफ ये आ रही थी, तहरीक एतमाद आ रही थी, उस वक्त इन्होंने 22 या 23 जितने लोग भी थे इन्होंने सिंध हाउस में बिठा लिए थे कि ये जो धड़ा बना रहे थे, याद है आपको? वो धड़े से फिर वोट क्यों नहीं डलवाया था इमरान खान के खिलाफ? इन्होंने वो धड़ा दिखा के
इन्होंने बाकी इनके जो अलाइज पार्टी से उनको साथ मिला लिया कि तुम नहीं आते तो हमारे पास तो ये लोग हैं, सो उनको साथ उन्हें दिखाई सज्जी मारी खपी वाला हिसाब है। सो दिखाते ना वो 22 लोग जो थे, 20-22 लोग, इतना बड़ा स्कैंडल भी बना और उसके बाद ये बात होना शुरू, हार्स ट्रेडिंग की बात हुई। भाई आपके पास बंदे अगर पूरे हैं तो आप आके हटा लें, आपको जरूरत ही नहीं। जो कि उन्होंने एक भी वोट उनका, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उन्होंने पीटीआई के लोगों से वोट नहीं डलवाया था, उन्होंने इमरान खान नहीं डलवाया था, तो वो भी धड़ा तो उस वक्त भी था। तो धड़े को फिर इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया मुस्तकिल धड़े में? अभी भी हम सुनते रहते हैं धड़े धड़े मौजूद है। सो हुकूमत इस तरह की बातें करती रहती है। एजेंसीज के लोग भी कहते हैं हमसे राब्ते में, वो भी अक्सर हुकूमतें कह रही होते हैं फलां, अच्छा नाम नहीं बताते कि कौन राब्ते में। 3-4 लोग थे जिनको उन्होंने शोकाज नोटिस किया, जिन पर पैसों के इल्जाम लग रहे थे कि 3-3, 4-4 बिलियन रुपीस जो है उन्हें दिए गए हैं कि आप आए, जो बिल पे मेरा ख्याल है उस वक्त मसले और 26वीं तरमीम पे हो रहे थे। इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन हुकूमत को मेरा ख्याल है इस वक्त की कोई धड़ेबाजी की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह के फजल से पीटीआई के अंदर 8-10 धड़े पहले से बने हुए हैं या इन्होंने बनवाए हैं। मसलन इस वक्त अलीमा खान साहबा का और बुशरा साहबा का धड़ा चल रहा है, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का चल रहा है। फिर वहां पे केपीके में अभी जुनैद अकबर साहब की बात आप बता रहे थे कि आरटीओ की बात आ रही है, उन्होंने बात अगर उनकी अगर वाकई उन्हीं की आरटीओ है, उसकी अभी तक डिनायल तो मैंने नहीं देखी। अगर डिनाई की है तो फिर हम अपनी बात वापस ले लेते हैं। वो वहां पे धड़े हैं। अच्छा पंजाब वर्सेज फिर आपकी केपीके या खैबर पख्तूनख्वा एक अलहदा लड़ाई चल रही है। अच्छा मिसाल यहाँ यूसुफ जई साहबा और फिर अलीमा खान साहबा की अलहदा लड़ाई चल रही है। तो धड़ा तो भाई साहब मतलब बड़े लंबे दौड़ पे हम जाते नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और भाई आपके तो अपने वजीर आला हूँ, आपके पार्टी के वहां पे सरबराह सूबाई सरबराह जुनैद अकबर साहब हूँ, आपके अलीमा खान साहबा हूँ, फिर आपके उसका बुशरा साहबा हूँ, आपको मिशल साहबा हूँ, मिशाल साहबा जो हैं, तो इनको अब टिकट पे देख लें तो वो कहती हैं, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इनको टिकट किसने दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे टिकट तो इमरान खान साहब ने दिया है, उन्होंने अप्रूव करके दिया जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा जनाब अगर आपने अपना बेटा तो वहाँ भेज दिया था, उधर लंदन भेज दिया था अलीमा खान साहबा ने, जो लीडर बनी हुई है हमारी, अपने बेटे को तो जेल में नहीं जाने देते। उन्होंने कहा, मिशेल ने कहा, मिशेल के उन्होंने जवाब में कहा अलीमा खान साहब ने, उन्होंने जनाब ये जेल की बातें करते हैं, खुद जेल जाके दिखाएं। सो भाई साहब ये फड्डा डांग सोटा तो अंदर चल रहा है पहले से, नहीं अंदर छोड़े, ये तो बहुत करीबी मतलब है आपके जो घर के लोग हैं, दूसरे लफ्जों में आपकी जो फैमिली है, उन फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, पहली साफ के लोग। अब इस अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी लड़ाई बुशरा साहब से भी नहीं बनती, उनके अलीमा खान साहब से भी नहीं बनती, दोनों उनके खिलाफ बातें भी करते हैं। तो सेम आपकी पार्टी के अंदर बाकी इस पे बात देखें, सलमान अकरम राजा साहब की और उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, ये आलिया हमजा साहबा की क्या हुई है पिछले दिनों में देखा। इससे पहले हमने देखा था कि उन सलमान अकरम राजा साहब की क्या होती थी, ये खैबर पख्तूनख्वा के लीडरों से शेर अफजल से भी हुई जी। और फिर इस वक्त जो मजे की चीज़ है, जो सवाल आपको पूछना चाहिए जी, कि 5 अगस्त आ गया है, हामिद खान साहब ये सेनेटर बन गए थे उनके टिकट से, वो किधर है? लतीफ खोसा साहब वो आपके एमएनए बन गए थे, अच्छा से गायब है, तो किधर है वो? मतलब वो मेन लोग तो नजर ही नहीं आ रहे जी। तो खान साहब को तो उनके नाम की पैगाम जारी करना चाहिए। शायद वो भी कहीं गेम डाल के ना बैठे हो कहीं। सर वो गेम है, वो तो बड़े पुराने लोग हैं, वो तो खान साहब से भी पुराने लोग हैं। सो सवाल यह है कि बाकी लोगों पे जरूर नाराज हूँ, जिन लोगों को आपने टिकटें दे के आपके कहने पे आपके बेचारे वर्कर ने, सपोर्टर ने मारे खा के, उन्होंने इनके निशान ढूंढ के कहीं ना कहीं से जो भी था इनको जितवाया। मतलब खोसा साहब कहाँ जीतते मुझे बताएं, लाहौर से अंदाजा करें, खोसा साहब वो जीत गए जनाब वहाँ पे, तो उनको भेजा है। आज खोसा साहब गायब है। दूसरी खान साहब एक चीज़ नहीं समझ सकते, उनको समझाया भी नहीं सकता, वो बेहतर समझते हैं कि जितने इस वक्त आपकी पार्टी के लोग हैं ये सियासी लोग नहीं हैं, अब तो लॉयर्स के पास ये वकील हैं, ये वकील हैं। वकील बेचारे का कसूर भी नहीं है इनका, ये लोग नहीं निकल सकते, ये पब्लिक को बिल्कुल ऐसे मोटिवेट करके सड़कों पे नहीं ला सकते, इनका ये काम ही नहीं है, इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनका प्रोफेशन नहीं है। ना ये पैसे खर्च करेंगे, ना ये बिरयानियाँ लाएंगे, ना कीमे वाले नान खिलाएंगे, ना उनको किराया देंगे, ना उनको पर डे देंगे, ना उनका आगे पीछे कोई केयर करेंगे। मतलब वकील बेचारा तो फीस लेने वाला बंदा है, फीस दो तो हम आपका केस लड़ते हैं, उसको आप कह रहे नहीं अपनी जेब से आप करोड़ों रुपए लगाओ और इनको बाहर निकालो, पैसे करो, खर्च खिलाओ, इनको दे के हलवे बिरयानी खिलाओ, क्यों खिलाए भाई? ये बात नहीं बनती, ऐसा इस वक्त पॉलिटिकल आदमी हमेशा अपने वर्कर के साथ खड़ा होता है, वो अटैच होता है, उसको पता होता है, वर्कर उसको जानते हैं, वो वर्कर के घर जाते हैं, उसके काम करते हैं, जनाजा, खुशी, नमाज, रोजा, हाई ज़कात इकट्ठे करते हैं। वकील कहाँ पे जाते हैं? वकील तो जब जाते वो जेब अपनी दिखाता है। सियासी आदमी जो होता है बेचारा वो जाके निकाल के खर्च करता है, कोई घर के 2-4 रुपए 8-10 बच्चे की फीस, कोई मोहल्ले का मसला काम करवाता है। आपने वकील आगे कर दिए, उनको कहा कि मेरी कैंपेन चला, देख लीजिएगा ये कैंपेन क्या, बिल्कुल देखते हैं क्या कैंपेन चलाते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नशोनुमा प्रोग्राम के अंदर जो बड़े इंकशाफात हुए, मिफ्ती इस्माइल साहब ने उनको वजाहत देने की कोशिश की है और साथ उन्होंने पेशकश की है कि मेरा केस जो है आप नैब को भेज सकते हैं।
क्या हुकूमत ये केस नैब को भेजेगी और मुफ्ती इस्माइल साहब की वजाहत है वो किस हद तक तसल्ली बख्श है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलखसूस वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब ने सेनेट के अंदर ये मामला उजागर किया, जिसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाला नशोनुमा प्रोग्राम जिसके ज़रिए से दही इलाकों की वो ख़वातीन जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, वो जवान, वो बच्चे जिनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है, ज़हनी नशोनुमा मुतासिर होती है, उनकी ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए जो 2019 और 20 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके तहत मुफ्ती इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने उस प्रोग्राम को 2 अरब से बढ़ाकर 21 अरब 50 करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया था। और उस वक्त ये ठेका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस्माइल इंडस्ट्रीज़, जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब की इंडस्ट्रीज़ है, उनको मिला। बड़े सवालात उठे, बड़ा क्रिटिकल मामला था। हमने भी रब्ता करने की कोशिश की कि मुफ्ती इस्माइल साहब का इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ हासिल किया जाए और उनका वर्जन भी आप तक पहुँचाया जाए, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब से हमारा बराह रास्त रब्ता तो नहीं हो सका। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने एक्स के अकाउंट से एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। कला साहब, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, हुकूमत समझती है कि मेरा कुछ करप्शन हुई है तो मामला नैब को भेज दे, ये पेशकश कर दी है। साथ में उन्होंने कहा जी कि ये आपने गलत किया है, आपको अंदाज़ा नहीं है और मेरा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो उनकी इंडस्ट्री सप्लाई करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट, उन्होंने कहा ये तो गुज़श्ता 20 साल से ये सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने पूरा उनका उस पोस्ट को पढ़ने का मकसद ये था कि शायद जिसके अंदर वो वजाहत कर सकें कि जो प्रोग्राम का वॉल्यूम था जब अचानक बढ़ाया गया, जब वो खुद वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, क्या उस वक्त उससे पहले भी ठेका उनकी इंडस्ट्री को मिल रहा था? तो उनके अपने जवाब में मौजूद है कि 20 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उनको पता था कि जो 2 अरब का या 2.5 अरब का पहले से काम मिला हुआ था वो इसी इनकी कंपनी को मिला हुआ था और फिर उसको हजम बढ़ा दिया गया 21 अरब तक और अब वो 97 अरब की अब तक इस प्रोग्राम के तहत पेमेंट हो चुकी है। मुफ्ती इस्माइल साहब का जो व्यू पॉइंट एक्स की पोस्ट पर आए, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने भी मुफ्ती साहब का वो पढ़ा है, उनका पोस्ट पे पढ़ा है, मैंने हमने गुफ्तगू भी सुनी थी तारिक फजल चौधरी साहब की और अनुशा रहमान साहबा की। अब उनका हिस्सा भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये बात है कि आप और मैं नहीं कह रहे, चलो आप और मैं रिपोर्टर हैं, हो सकता है हमसे कोई एरर ऑफ जजमेंट हो जाए, हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो सकता है हमने पेपर ठीक ना पढ़ा हो सकता है हमारे कोई खुदा न खासा बैसेज आ गए, सपोजली कोई हम उनके कंपटीटर हों, हमारी इंडस्ट्री को ठेका नहीं मिला और उनको ठेका मिल गया। ये होता है ना रीजनिंग, जिसकी वजह से बंदे की जजमेंट क्लाउड हो जाती है और उसको समझ नहीं आती, लिहाजा वो सारी चीज़ें आप बातें। ये मैं और आप इनके अपने ही कुलीग्स हैं, ये जहन में रखें। एक ही कैबिनेट में इकट्ठे भी रहे, कैबिनेट सम्राट हुकूमत में भी रहे। मुफ्ती साहब बड़े पुराने मुस्लिम लीगर हैं, वो रहे हैं इनके साथ 2 दफ़ा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े अहम क्रूशल उस पर टाइम पे रहे हैं। उन्हें काबिल भी समझा जाता है, जिन्हें काबिल लिया जाता है, बहर के पढ़े लिखे, फॉरेन क्वाइट सारा कुछ है उनका। अब वो बातें जब एक मिनिस्टर वहाँ पे कहेगा, वो सेनेट में खड़े होके और एक सेनेटर वहाँ पे उन पर सवालात उठाएंगे और 6, 7, 8, 10 मिनट उस पर बहस होगी। और इससे बढ़कर जो चेयर में बैठे हुए थे इरफान सिद्दीकी साहब बैठे थे, जरा ट्राइका देखे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इरफान सिद्दीकी साहब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बड़े, वो चेयर में बैठे प्रिजाइड कर रहे हैं। अनुशा रहमान साहबा जो हैं वो ये क्वेश्चन रेज करती हैं और तारिक सब जवाब देते हैं। सो हुकूमत के लोग हैं ना सारे, इन्हीं के फार्मर कुलीग हैं और उन्होंने जो सारी डिटेल बताई हैं, ऑब्वियसली जो भी बंदा सुनेगा उसके जहन में तो यही आएगा कि मुफ्ती साहब ने ये सारी चीज़ें जो उन्हें पता था, सोच समझ के की हैं कि 4 अरब रुपए या 2 अरब रुपए से उसी साल ही क्यों बढ़ गए जिस साल मुफ्ती इस्माइल साहब बजट पेश कर रहे हैं, नंबर 1। और मान लिया कि सारी चीज़ें ठीक हुई होंगी, ये उनके सवालात उठाए हुए हैं जो मेरा ख्याल है बाद में वो रेफर भी किया गया कमेटी को और अब ये मसला चलेगा, ये बिल्कुल वाला नहीं है। तो क्या इनको मुफ्ती साहब के इल्म में था जब इन्होंने 22 अरब रुपए कर रहे थे, 22 से बाद में 27 हुआ, वो कहते हैं कि ये रकम जो है ऑलरेडी कंट्रैक्ट जो है ना ये मेरी कंपनी के साथ है। मुफ्ती साहब ने इस ट्वीट में जिसमें जवाब दिया है, हम एक ही चीज़ पे इंटरेस्टेड थे जी, बिल्कुल नो बडी इज इंटरेस्टेड के 20 साल से 50 साल से वो बिल्कुल ठीक हो गया। नो बडी इज रेजिंग एनी डाउट के जनाब गलत हुआ सही किया, उसको छोड़ दें 2 मिनट के। वी आर नो पार्टी डिसाइड, वी कैन जस्ट रिपोर्ट। हमने सुना वहाँ से सेनेट में इतना बड़ा फोरम जी, एक फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही, सो इट्स मेक ए न्यूज, इट्स ए पब्लिक मनी, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठनी थी। अब वो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे मुफ्ती इस्माइल साहब, जहाँ पे सारा मसला फंसा हुआ है। वो उनको तो कह रहे हैं कि मैं आपको वो करूंगा, मैं लीगल सू करूंगा। अच्छा मजे की बात है, मुफ्ती साहब को एक और बात का भी पता है कि जो बात सेनेट को असेंबली में की जाए ना उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा जनाब कि आई होप कि यू वोंट टेक द प्रिविलेज ऑफ बीइंग ए सेनेटर या एमएनए व्हाटएवर जो भी है।
सो इसमें जो असल चीज़ बताने वाली है मिफ्ता साहब को, वो उसमें गुस्सा नाराज हुए बगैर, बड़े लोगों के हमेशा बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, यू हैव टू सेट द टोन एंड प्रेसिडेंट। उस वक्त आपको जब वो बढ़ा रहे थे, मतलब मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, मैं नाम लेता हूँ मैं, जिनके दौर में ये आई थी कि आप ना ये समरी भेजें कि इसकी एज लिमिट जो है ना, ये सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट वो 60 है जी, इसको 62 करें। मैं कम से कम 2 लोगों को ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो उन्होंने हम रिटायर होने वाले हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, समझा जाएगा कि शायद हम लोग अपने लिए चाहते हैं। बिल्कुल सही। एक अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब थे, बड़े ऑनरेबल मैन, वेरी गुड मैन, बड़े अच्छे ईमानदार अफसरान जितने भी रहे, अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब वाज वन ऑफ देम, अभी भी हयात ने, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन जैसा ईमानदार कम ही मैंने देखे होंगे, अच्छे बंदे। उन्होंने इनकार किया था, जो मुझे याद पड़ता है। दूसरे यहाँ पे अहमद नवाज सुखेरा साहब थे, ये अभी रिसेंटली यहाँ से रिटायर हो गए। अगेन सुखेरा साहब भी एक दबंग अफसर, एक बात करने वाले, एक डिफाइंड कैबिनेट मीटिंग, ये वो हर जगह बात करते थे, नजर आता था, अपने ओपिनियन देते। 7-8 साल फेडरल सेक्रेटरी रहे, ही हैज़ बीन डूइंग ग्रेट थिंग्स एज वेल। तो वो उन्होंने भी, मुझे याद पड़ता है, उनके दौर में भी दबाव आया था कि आप समरी भेजें। उन्होंने भी ये कहा था कि यार इसको अगले से शुरू करो, हमसे ना शुरू करेंगे कि हमें चाहिए। तो सेम गोज फॉर इनके मिफ्ता साहब भी कह सकते थे कि भाई साहब, नो आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मेरे दौर में ये चीज़ें बढ़ेंगी, बजट बढ़ेगा, मे भी जेन्युइन रीजन के लिए बढ़ाया होगा, पूरे मुल्क में फैलाया जाए। अगर ये 2019 से चल रहा है जो बताया जा रहा है, ये इसका BSAP का जी, तो 2019 से लेके 2022-23 तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इसको पूरे मुल्क में फैलाना है। यार व्हाई नॉट? बिल्कुल ऐसा है भाई, होना भाई 4 साल 3 साल तो हो गए ना भाई। बहुत पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट उस वक्त कामयाब हुआ है जब ये मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना लगे हैं जी। अच्छा, फिर ये उनका कहना है कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि, मतलब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे कहते हैं मेरे तो नॉलेज में नहीं था कि ये पैसे जो बढ़ाए जा रहे हैं उधर ही जाएंगे, ये तो BSAP वालों ने किए हैं। उनके ये उनका टेक है, विच इज़ नॉट एज, मतलब माजरत के साथ मैं कोई उनकी वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मामला भी आगे चलेगा और इस तरह थमने नहीं लगा जब तक कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर जवाब नहीं दिए जाते। स्टिल अभी एम्बिग्युइटी है और इस एम्बिग्युइटी को ख़त्म करना ज़रूरी है, लाजिम है मिफ्ता इस्माइल साहब। तो आगे बढ़ते नाज़रीन, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी चीनी गायब है। चीनी का मामला, जब से हुकूमत ने इजाज़त दी कि चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए, कमिटमेंट थी कीमत नहीं बढ़ेगी, कीमत बढ़ गई, जो स्टॉक थे वो अचानक कम हो गए और उसके बाद कहा अब इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के ऊपर कुछ सवालात उठे, टैक्स एग्जम्पशन देने की कोशिश की, IMF का एतराज़ हुआ, फिर एग्जम्पशन नहीं दे सकी। अल्टीमेटली पूरी मार्केट के ऊपर उसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि अब जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है क्लास अब, वो रेट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। AC/DC साहबान ने छापे मारने शुरू किए हुए हैं, पिंडी इस्लामाबाद में छापे लग रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, छोटे परचून फरोशों के पास जा रहे हैं, रिटेलर के पास जा रहे हैं कि इस कीमत पर बेच क्यों नहीं रहे। कुछ कहते हैं कि चीनी है नहीं, हम लेने जाते हैं बड़े डीलर से, उसके पास चीनी नहीं है। अगर लेने जाते हैं जो हुकूमत की कीमत है, उस कीमत के ऊपर हमें चीनी मिल नहीं रही। कराची के अंदर भी उन्होंने एक रेट लिस्ट इशू की है, वहाँ पर भी छापे पड़े हैं। अब छापों का सिलसिला भी जारी है, हुकूमती लिस्ट भी मैदान में आ गई है, लेकिन जिस रेट के ऊपर हुकूमत चाहती है कि चीनी बिके, वो बड़े होल सेलर से, बड़े डीलर से, छोटे परचून फरोश के पास चीनी की वो बोरी आ नहीं रही। जो हमने चेक की उस हवाले से, जो कुछ हमने दादोशुमार पिंडी इस्लामाबाद से इकट्ठे भी किए, उसके मुताबिक मंडी के अंदर चीनी के डीलर्स कहते हैं कि 8,800 रुपये की 50 किलो की जो बोरी है वो हमें दे रहे हैं, जिसके मुताबिक जब हम वो चीनी लेके आते हैं 182 रुपये से ज़्यादा हमें वो पड़ती है। तो हम कैसे बेचें? जो हमें छापे मार रहे हैं AC साहब, DC साहब, पीछे से सस्ती करवाएं, हम उसके मुताबिक हम एंड कस्टमर को हम सस्ती कर देंगे। तो छापों से पकड़ धक्कड़ से कीमत नीचे आ जाएगी। ये भट्टी साहब, अभी हम बात कर रहे थे इन पे मिफ्ता इस्माइल साहब के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। वैसे तो एक दाद इस मुल्क के लोगों को ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की समझ नहीं आती, हमें भी नहीं आती थी। अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, देख रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा प्यारा, इट साउंड्स वेरी गुड टू योर ईयर्स। मतलब आम आदमी तो इस चक्कर में पढ़ता नहीं है, बल्कि लोग, हमारे लोग पता क्या समझते हैं, वो कह रहे हैं इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो भाई वो वजीर लाग गया, वजीर आजम लाग गया, अपने घर के कारोबार ना वो ठीक करे तो आप लोगों को ठीक करे। आम आदमी तो ये समझते हैं। मुझे उनका याद आता है, मुन्नू भाई की एक तहरीर याद आती है कालम की, उन्होंने कहा अच्छे लोगों को वोट क्यों नहीं पड़ते, ईमानदारों को। ईमानदार हैं, अच्छे हैं, मतलब करप्ट नहीं है, कोई नहीं है, सादा लोग हैं। उन्होंने ना ईमानदार आदमी को, अच्छे लोगों को इसलिए भी वोट नहीं पड़ता, वो कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सको हमारे लिए क्या करेगा।
दैट्स वेरी ट्रू थिंग एज वेल। सो ये हमारी सोसाइटी में चलता है ऐसे, बिल्कुल ठीक है हमारी सोसाइटी कि लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती कि जो लोग वो मतलब वो जज जूरी एंड हैंगमैन बने बैठे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, आम आदमी के सर से गुजरती है, मतलब मेरे भी सर से गुजरती थी, मुझे टाइम लगा इस बात को समझने में कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है, मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अभी हमने उन पर मिफ्ता इस्माइल साहब पे बात की है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी, वो ये वजीर खजाना थे और 24 बिलियन रुपीज़ या 22 अरब रुपये उन्होंने दिए, उनको अप्रूवल हुई उस BSAP के लिए, जरी उनको जाके उनकी इंडस्ट्री तक पहुंची एज वजीर खजाना, जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तारिक फजल वगैरह कि उनको फ़ायदा हुआ। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ है कि आप कोई ऐसा काम करें, आपके कारोबार को आपकी पोजीशन ओहदे की वजह से फ़ायदा हो रहा है ना, दैट्स ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपके कंपटीटर है उनको नुकसान हो रहा है। अब इसी में देख लें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख लें, इस मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे की शुक्र मिले हैं कि नहीं है सर, बिल्कुल है, शरीफ फैमिली की। इसके बाद आपके यहाँ पे इस हरून अख्तर साहब हुकूमत में बैठे हुए हैं, है ना, हरून अख्तर साहब, उनके हुमायूं अख्तर साहब, दरीशक साहब, इसके बाद ये रहीम यार खान, ये ग्रुप जो है ये पहले थे, इसमें आपको याद होगा शहरयार साहब, ये खुसरो बुख्तियार, हाशिम बख्त, इनकी शुगर मिले हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही जरदारी साहब के सिंध में चले जाएं, उनके मिले हैं। जब मुल्क के सदर की शुगर मिले हैं, मुल्क के वजीर आजम की फैमिली की शुगर मिले हैं, जो रेवेन्यू बोर्ड एंड कंपनियों को चलाते हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनके मिले हैं, जो पंजाब के आपके उस वक्त थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे ये हाशिम बख्त साहब वगैरह, खुसरो बुख्तियार यहाँ पे वजीर थे, इनके मिले हैं, परवेज अली साहब के बच्चों की वहाँ पे मिले हैं, उनके शेयर होल्डिंग है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि आप बैठ के मुल्क का वजीर आजम, इसाक डार साहब वगैरह सारे लोग जिनके अपना इसमें इंटरेस्ट हैं, वो बैठ के इन्हीं के ही वो फैसले कर रहे हैं सर, इसी के शुगर के कर रहे हैं, आज इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। और कीमत चीनी की जो है, जो ही एक्सपोर्ट का फैसला होता है, हमेशा इस मुल्क में चीनी की कीमत ऊपर गई है। आप आज तक ये असेसमेंट नहीं कर सके कि इसमें हमारी अपनी कितनी ज़रूरियात है। हर दफ़ा ये चीनी मिल मालकान आते हैं, झूठे आपको फ्रॉड दे के, डाटा दे के, इन्होंने इमरान खान साहब से इसी तरीके से फ्रॉड करा के 2019 में इन्होंने 12-14 लाख टन इन्होंने वो करवा ली थी। 52 रुपए थी चीनी की कीमत, 52 से 70, 72, 90, 120 तक ले गए थे। बाद में वो कहते हैं ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, मुझे उन्होंने झूठ बोला, और दाऊद साहब सबसे आगे थे इनसे, ये असद उमर वगैरह से काम कराने में, खान साहब से काम कराने में। बाद में वो खान साहब के करीबी लोग थे, उन्होंने जाकर फ़ायदे उठाए, 4 बिलियन रुपये की सब्सिडी ली। और मसला सब्सिडी या ये 12 लाख टन का नहीं होता, 12 लाख टन शायद में भी इतनी अमाउंट ना हो इसकी, उसकी जो क्वांटिटी ना हो शुगर की, कि जब आप एक्सपोर्ट का सुनते हैं ना, मार्केट की कीमत बढ़ जाती है। ये वारदात यहाँ डालनी होती है, एक्सपोर्ट पे नहीं होती। शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा था कि एक रुपया भी चीनी की कीमत बढ़े, 5 बिलियन रुपीज का इंडस्ट्री को एक 52 रुपए से आज वो पहुंची हुई है 180 पे, 130 रुपए आपकी या 128 रुपए आपकी पिछले मतलब 5-6 सालों में कीमत बढ़े। अंदाजा करें लो कितना पैसा बनाया तो आपकी, और ये पैसा किधर जा रहा है। मैंने आपको 5 बड़े नाम गिनवा दिए, और भी हैं। जब 30-40 या शुगर मिले हुकूमत के अपने लोगों की हैं या पोजीशन के लोगों की हैं, मतलब है वो जो लोग जो हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने लोगों को रिलीफ देना है, जिन्होंने इन शुगर मिल वालों को थोड़ा सा वो रेगुलेट करना है, इनके खिलाफ एक्शन लेने हैं, वो एक्शन फिर आप लेना। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की आज ये खबर लग जाए, मैं कहता हूँ झूठी लग जाए कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे की शुगर मिल पे ना आज छापा पड़ा है और उसको सील कर देगा, बंद करके ना एक FIR कर दी गई है। आज देखे कीमतें आती है नीचे नहीं आती, मुझे बताइएगा जरा। बिल्कुल आज हरून अख्तर साहब की उस शुगर मिल पे मारे छापा एक, जाए इनके स्टोर चेक करें, चीजें चेक करें, दे रख भाई, खबर ही चल रहा है ना कि छापा पड़ गया है। बिल्कुल सही है, 2 नंबरी करनी है ना आपने कि उनको कुछ ना कहें, हम नहीं कहते, आपकी जरूरत भी नहीं है कि कौन अपने बच्चों की करते, आप भी ना करें। सिंपली ये खबर चलवा दें, टिक्कर चलवा दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे की उस पर जाके उन केन कमिश्नर ने छापा मारा या डिप्टी कमिश्नर सील कर दिए, या उन्होंने जाकर हरून अख्तर साहब की, हुमायूं अख्तर साहब की, या इनकी बाकी जो मैंने नाम गिनवा रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर, आज ठीक हो जाएगा। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिगिंस फ्रॉम द टॉप। मुल्क के मतलब इस मुल्क का क्या रोना रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके अपनी शुगर मिले हैं, बिल्कुल ठीक, उनके बच्चे एसोसिएशन में बैठे हैं, एसोसिएशन वाले आपकी बात नहीं मानते, आप कहते हैं डीसी। तो फिर ऐसे में तो फिर कीमत कम नहीं होगी ना। लेकिन जैसे क्लास साहब ने कहा, मुल्क का प्रेसिडेंट हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, अगर उसकी शुगर मिले तो फिर इखलाक के रसूली तौर के ऊपर ना तो चीनी की किल्लत होनी चाहिए और ना चीनी की कीमत बढ़नी चाहिए, इन्हें कारोबार नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना चाहिए। उलट मामला है दोनों सूरत हाल के अंदर। लेकिन छोटे ताजरों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इंतजामिया और पुलिस धड़ाधड़ पकड़ धकड़ कर रही है। क्लास साहब ने जो तजवीज़ दी, अगर इंतजामिया थोड़ा उस तरफ रुख कर ले, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आप बताएंगे अपने FBR से पूछ के में, जब चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, कितने टन चीनी पोर्ट कासिम से
जिसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई वहाँ से एक्सपोर्ट हुई, कितनी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे के ज़रिए से एक्सपोर्ट हुई और कितनी चीनी कागज़ों में हुई, कितनी चीज़ें चीनी एक्सपोर्ट कागज़ों में होने के बाद स्टील पाकिस्तान में मौजूद है और किन किन गोदामों में मौजूद है। खुदा के लिए थोड़ा सा उस पर तवज्जो दे दीजिए। वो भी शायद आपका ही माल हो, लेकिन वो मार्केट में चीनी आने से उसकी कीमत कम ज़रूर हो सकती है। आम आदमी की जेबों से अरबों रुपये निकलने का जो सिलसिला है वो ज़रूर रुक सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।